Good evening, sir. Yes, hi and good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. So, please switch on your videos. हर क्लास में कितने बारी बोलना पड़ेगा पता नहीं. ठीक है. अभी हम लोग को फिजिक्स करना है ना पहले. Yes. आज हम लोग को ओम्स लॉ स्टार्ट करना था. पिछली क्लास में हम लोगों ने ये लास्ट में मेरे ख्याल से ये सारे सिंबल्स किए थे ना. जी सर. तो आज से मतलब बेसिकली एक्चुअल फिजिक्स आज से ही शुरू होगा. ओम्स लॉ से ही जो है बच्चों को जो है समझने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. इसके पहले तक तो आसान लगता है सब कुछ. लेट्स सी. मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए. सो आई विल ट्राई दैट. भाई वीडियो सभी लोग ऑन कर लो. अतुल ऐसे सोते हुए क्लास करो ना बेटा तो फिर सोते हुए ही समझ में भी आएगा. एकदम सर वो कैमरा का एंगल वैसे रखा है फिर वरना सर वो पीछे मुझे तकिया भी दिख रहा है, बेड भी दिख रहा है, बेड का पीछे वाला पोर्शन. तो इसीलिए तुमको टेबल चेयर पे करना चाहिए. आज के लिए ठीक है, आज तो अब उठो मत, बट आगे से टेबल चेयर पे क्लास करने की कोशिश किया जाए. टेबल चेयर पे बैठोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, ओके. चलो गुड. विवेक और मेहुल, अच्छा मेहुल के 2 डिवाइसेस हैं. चलो गुड गुड. चलो मेहुल, तुमने फिजिक्स की पिछली क्लास अटेंड की थी क्या मेरी? सर शायद से रह गई थी एक. कोई बात नहीं, ये ओम्स लॉ से पीछे का ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है. जहां पे तुम्हें नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछ लेना कि सर ये नहीं समझ में आया, क्या है ये. हाँ ठीक है. और बाकी बच्चों भी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, बाद में ज्वाइन किया, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी व्हेनेवर यू. सर लास्ट आपने क्या किया था? पिछली क्लास में मैंने देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने जब शुरू किया चैप्टर तो उसमें 2 तरीके का इलेक्ट्रिसिटी होता है ये बताया भाई. एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो जहाँ पे चार्ज एक जगह पे स्टेशनरी रहता है उस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और उसी का दूसरा नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है. हम लोग जब रब करते हैं 2 ऑब्जेक्ट को तो फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. तो इसीलिए उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं. फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने देखा. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? जहाँ पे कि चार्ज मूव करता है एक कंडक्ट. करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कंडक्टर में बस होता है. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगा तब वो हम कहते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है. और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव इसलिए करता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर उधर मूव करते रहते हैं. अगर हम लोगों ने दोनों एंड ऑफ कंडक्टर, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके वजह से इसमें करंट फ्लो करता है ना. तो यही सब चीज हम लोगों ने किया था. बेसिक चीजें की थी कि क्यों करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है. राइट. तो तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्टार्ट में? मेहुल, हाँ सर. कौन सा चैप्टर आप लोग स्कूल में कर रहे हैं? सर अभी हमारा बस बायो और केमिस्ट्री चल रहा है. फिजिक्स नहीं शुरू हुआ. ठीक है. सो हाँ पोटेंशियल. सर, उसी में मुझे कंफ्यूजन हो गया सर. पता ही नहीं था कौन सा चैप्टर हुआ स्कूल में सर. कुछ अभी स्टार्ट ही किया. अच्छा, ठीक है. तो बेसिकली जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह से समझ सकते हो कि कोई भी चार्ज को मूव कराने के लिए ना तुमको 2 एंड ऑफ कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है. तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है ना. अभी के लिए इतना ही आपको जानना है. अच्छा, अब हम ओम्स लॉ करते हैं. ओम्स लॉ बेसिकली ये क्या है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो लेट्स से वी हैव अ कंडक्टर
So let's say there is a conductor. अब इस कंडक्टर के अक्रॉस तुमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, एक बैटरी या सेल लगाया इसके अक्रॉस, राइट? और इस सेल के लगाने की वजह से इसमें जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब इस कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, जितना उतना ही करंट उसमें फ्लो करेगा। सो that means the current is directly proportional to the potential difference which is being applied across the conductor. So I is directly proportional to V. So Ohm's law gives a relationship between current and potential difference. So you can see that relation. And if we write it in other form, if current is directly proportional to V, V will also be directly proportional to I. Means if current is proportional to potential difference will also be proportional to current. Mathematically we can write both ways, right? So now if V is proportional to I, we can replace this proportionality sign by an equality sign. So if you replace the proportionality sign by equality sign, this becomes V is equal to I into R, where proportionality sign is replaced by equality sign. So now in this case, V is equal to I into R. This R is basically the constant of proportionality. कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उस इक्वेशन में आ जाता है, और वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे हम लोग आर के फॉर्म में लिख रहे हैं, जो कि कुछ नहीं बल्कि रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का। मतलब ये कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट के फ्लो में, दैट इज गिवन बाय कैपिटल आर। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये जो रिलेशन है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दिस रिलेशन इज बेसिकली called the Ohm's law. So according to Ohm's law, if you see the statement, है ना, तुमको क्वेश्चन आएगा स्टेट Ohm's law, राइट? स्टेट Ohm's law, तो उसमें तुमको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा। According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. मतलब I is proportional to V. इसको पूरे वर्ड में लिखना पड़ेगा। At constant temperature, the temperature cannot change. If temperature changes, that means the resistance will change, and hence current will also change. So that's why what we write is, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end. That is, I is proportional to V. Is this statement clear to everyone? Have you understood it? Yes, sir. So can you tell again? Yeah. So Sir, can you repeat? yes, I'll repeat it. So the statement is that when the temperature does not change, when you are not changing the temperature, in that case, the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end. So if you can see here, so the current which is flowing in this conductor will depend on the potential difference across this. So potential difference, what is the potential difference across this conductor? It is equal to the potential difference of the battery which we have connected across the conductor. So this wire is basically conducting wire. This wire, the connecting wire, we assume that there is no resistance here. So resistance which is offered by this conductor is given by capital R. So Ohm's law states that whatever current which is flowing in this conductor is directly proportional to the potential difference across it. और उसको हम mathematically क्या लिखते हैं? I is proportional to V. And the temperature should be constant. Temperature should not change. अगर temperature change होगा तब फिर resistance change हो जाएगा और accordingly current भी change हो जाएगा. Clear है? Clear है बच्चों? Yes, sir. So V is charge. कौन है V चार्ज? V पोटेंशियल डिफरेंस है यार, कितनी बारी बताया, तो अभी तुम तो हर क्लास अटेंड कर रहे हो तो ले। हाँ, V तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये V
जो ये बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही V यहाँ पे भी आ जाता है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे समझ अतुल? Yes. So hence at constant temperature I is proportional to V. This can also be written as, if we write it in other form जैसा मैंने लिखा था, V is proportional to I हो गया, I proportional to V और V is proportional to I. So अब जब proportionality sign को equality sign से replace कर दिया तो V is equal to R into I हो गया, where R is the constant of proportionality called the resistance of the conductor. So where R is the constant called resistance of the conductor, the value of this constant depends on nature, length, area of cross section and temperature of the conductor. So this resistance of a conductor depends on 4 factors. ये आगे हम लोग करेंगे भी. Nature means किस material से ये conductor बनाया उसके nature पे depend करता है, right? So it depends on nature, that is the material which is used to make that conductor. Second, Sir, I disconnected, sir. Can you tell again what you just said? the resistance of a conductor depends on 4 factors. First is the nature of the material, nature of the material which is used to make that conductor. Second, nature मतलब property उस material. Second is length of the conductor. Third is area of cross section and fourth temperature of the conductor. So 4 चीजों पे डिपेंड करेगा किस मटेरियल से ये कंडक्टर बना है, दूसरा इसका लेंथ कितना है L पे, तीसरा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और चौथा इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल को जो हम लोग मेजर करते हैं वो रेजिस्टिविटी से मेजर करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रेजिस्टिविटी, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, राइट। सो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको रो कहते हैं, ये जो ऐसे सिंबल है इस सिंबल को RHO रो कहते हैं, राइट। सो the value of the thickness of the wire also determines the resistance. thickness means area ही से तो आएगा ना, thickness करता एरिया कितना है ना, Okay, sir. एरिया जितना होगा ज्यादा तो थिकनेस ज्यादा होगा, एरिया कम है मतलब थिकनेस कम नहीं। अगर पतली वायर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया मतलब ये वाला जो साइड से तुमको जो एरिया दिख रहा है, Yes. जैसे Okay, इस पेन का ये एरिया हो गया, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो तुमको दिख रहा है सामने। Yes, sir. Yes. Okay. तो और जैसे ये अगर कोई पतली चीज होती तो वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस हो जाएगा, और जो मोटी चीज होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाएगा। Okay, sir. तो कैसे डिपेंडेंट है अभी आगे करेंगे, बस हमें अभी इस यहाँ पे इस जगह पे हमें ये जानना है कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, वो उसके मटेरियल पे, किस मटेरियल से बना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कितना लेंथ है उसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वो कितना थिकर है या थिनर है, क्या चीज है, थिकनेस ऑफ द वायर, और फोर्थ क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। तो ये 4 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now above equation, see the Ohm's law वाला जो इक्वेशन हमारा था V is equal to I into R, अब इसको 2 और फॉर्म में लिख सकते हैं, resistance R is equal to voltage by current. I can come and get divide and can then divide the term on the left, that is V को divide करके I मिलेंगे करेंगे, V को I से divide करेंगे, so we'll get R, and then current I is equal to V upon R. So current is voltage upon resistance, resistance is voltage upon current, and voltage is equal to current into resistance. So any of the form can be used. तीनों एक ही चीज है बेसिकली। ओम्स लॉ में अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ये यूज करते हैं, और करंट निकालना है तो ये यूज करते हैं।
ठीक है. So if we have to find potential difference or voltage, we use this formula. If we have to calculate the resistance, we use this formula. And if we have to calculate the value of current, we use this formula. Clear है बच्चों? Yes, sir. यहाँ बताया भी हो सिंबल का मतलब ना, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट और R का मतलब रेजिस्टेंस. ठीक है. देखो मैथ्स में तो बच्चों 3 क्लास होती है वीक में, तो तुमको भूलने का कम चांस रहता है. फिजिक्स क्या है, हफ्ते में एक बार होती है. एंड आई एम सीइंग दैट ब्लैंक फेसेस बेसिकली. तो तुम लोग भूल जाते हो, इसीलिए तुम लोग क्या किया करो, क्लास के पहले एक बार रिवाइज कर लिया करो पीछे का क्या चीज पढ़ा था. अगर नहीं पढ़ के आओगे तो फिर सब कुछ ऐसे ही लगेगा एलियन जैसा. अभी तो फिर भी आसान चीज चल रहा है, थोड़े दिन में तो और ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा और फिर इंटरेस्ट कम होता जाएगा. सो प्लीज रिवाइज बिफोर यू आर सिटिंग इन द क्लास. ओके. Yes, sir. करना कुछ नहीं है, सारे स्लाइड्स या नोट्स को जो मैंने नोट्स दे रखे हैं, स्टडी मटेरियल जो आपके पास है. आलिया, आपको स्टडी मटेरियल मिल गया? Yes, sir. Lara, did you get the study material? Yes, sir. Great. So what you need to do is just open up the book, the study material. जहां तक मैंने पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ इधर उधर ज्यादा पढ़ाता भी नहीं हूँ, कि तुम्हारे पास जो किताब है उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊं, जिससे उसको पढ़ो तो तुमको एग्जैक्टली 1-to-1 मैप्ड रहती है सारी चीजें. कोई भी उसमें अलग से मैं नहीं पढ़ा, तो जिससे कि तुम रिवाइज करोगे तो यू कैन रिवाइज इट प्रॉपरली. ओके. सो shall I expect you to revise every day after this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्वयं बच्चे आपका वीडियो नहीं ऑन है. सर मैं वीडियो नहीं कर सकता, बस अपना वेबकैम नहीं है सर. ये प्रॉब्लम रहेगा कुछ 5-6 दिन के लिए, उसके बाद मैं कर लूँगा. अच्छा, कुछ अरेंजमेंट कर लो ना. हाँ सर, मैंने ऑर्डर कर लिया है, वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में. अच्छा, ठीक. चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. अब इससे क्या हम लोग इन्फर कर रहे हैं, फ्रॉम द अबव रिलेशन we infer that the current is directly proportional to potential difference and current is inversely proportional to resistance. अभी मैं क्या करूंगा ना, तुम्हें पहले एक चीज बताऊंगा जो कि तुमको हेल्प करेगा समझने में इस चीज को जो हम लोग कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि the current I is equal to V upon R. तो ये वाले रिलेशन से अगर तुम चलते हो तो करंट भी यहाँ पे जो वोल्टेज न्यूमरेटर में है, बिकॉज राइट. So because voltage numerator में है, if you increase the voltage, current will also increase. So basically क्या है, current is directly proportional to V. और यहाँ resistance is in the denominator. अगर denominator के quantity को आप increase करते हो तो ये जो quantity है ये decrease हो जाएगा. If R increases, the current will decrease. So I is inversely proportional to resistance. इसका मतलब क्या हुआ, if resistance increases, है ना, so current is inversely proportional to resistance. What does this mean is, if resistance of wire increases, the current flowing through it decreases. ठीक है. So current flowing through it decreases, right? So if resistance of wire increases, the current flowing through it decreases. So that's because of this mathematical relation that current is inversely proportional to resistance. Clear है बच्चों? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. सो इससे क्या रिलेशन आता है कि अगर करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इससे क्या हो जाएगा, इफ वोल्टेज इज डबल्ड या पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, मैं पीडी लिख रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस के जगह, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, current also gets doubled, and similarly if potential difference is halved, current also gets halved. क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब इसके बाद आते हैं, Excuse me, sir. यस भूमि, Sir, actually, I got disconnected. Can you please explain this page? see we are just doing that Ohm's law only, writing it in a different form. V is equal to IR को we wrote it as I is equal to V by R, and because we can see that V is in numerator, so current will be directly proportional to voltage, potential difference across the conductor, and because R is in denominator, current is inversely proportional to resistance of the conductor, right? Yes, sir. Because it is inversely proportional to resistance, if resistance is of the wire increases, the current flowing through it decreases because it is inversely proportional, or because current and voltage is directly proportional, if you increase the voltage, current will also increase, if you decrease the voltage, current will also decrease. That means if potential difference is doubled, current will also get doubled. Why? Because it is directly proportional. And similarly, if potential difference is halved, current will also get halved, again because they are directly proportional. Is it clear? Yes, sir. This is what we had discussed. अच्छा, अब रेजिस्टेंस और करंट का अगर रिलेशन देखें कि इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, करंट गेट्स हाफ्ड, करंट गेट्स हाफ्ड. सिमिलरली इफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, इसका उल्टा होगा, रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे मतलब करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करंट गेट्स डबल्ड. क्लियर? Sir, in case resistance 4 times बढ़ जाता है तो current will be 1/4. हाँ, Okay, sir. रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम होगा तो करंट 1/4 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर 1/4 होगा तो करंट 4 टाइम्स हो जाएगा. लिख लिया सभी ने? So just a minute. Written, sir. Written? So let's now go through the slide which we are discussing abhi.
So from the above relation we infer that जो हम लोगों ने relation अभी लिखा था I is equal to V by R, उससे क्या है, the current is directly proportional to potential difference, and second the current is inversely proportional to resistance. Now if the potential difference across the ends of a conductor is doubled, the current flowing through it also gets doubled, because I is directly proportional to V. ठीक है, I is directly proportional to V. इसका मतलब क्या हो गया कि current is directly proportional to voltage, तो इसीलिए जब potential difference double किया हमने तो current also gets doubled, and if the potential difference is halved, current also gets halved. ये हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में मैंने लिख के भी बताया था. सेम चीज यहाँ पे कह रहे हैं, if the resistance is doubled, resistance क्या है, current is inversely proportional to resistance. तो इससे क्या आ जाएगा, if resistance is doubled, current gets halved, and similarly if resistance is halved, current gets doubled. So the strength of an electric current is given in a given conductor depends on two factors. One is potential difference across the ends of the conductor, and second is on the resistance of the conductor. So we have already seen, see I is equal to V by R. ये फॉर्मूला बस याद करोगे तो तुमको पता रहेगा कि करंट किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है. करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा करंट किस पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है. क्लियर है? Yes, sir. Now we'll do some numericals based on Ohm's law. These are simple numericals directly based out of the formula which we have done. So let us read the first question. क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? Potential difference between 2 points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. So इसमें current कितना दे रखा है? I is equal to 2 ampere दे रखा है. और potential difference कितना, V कितना दे रखा है? 0.1 volt बोल रखा है. Calculate the resistance. So by Ohm's law, we have resistance R is equal to V by I. अभी तुरंत हम लोगों ने रिलेशन अभी देखा था पिछले स्लाइड में, R is equal to V by I. तो अब वैल्यूज पुट कर लो. V का वैल्यू 0.1 डालेंगे और इसका 2 डालेंगे. 0.1 by 2 is 0.05 ओम. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. Now second one is, a simple circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm. So see, the potential difference is given as 24 volt and the resistance is equal to 60 ohm. ओम का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ओमेगा होता है बेसिकली. ओम का जो सिंबल है इस तरह से होता है और इस सिंबल का नाम होता है ओमेगा. राइट. सो 60 ohm. What will be the current in the circuit? So we have to find the current in the circuit. The resistance of the connecting wire is negligible. ठीक है. So खैर this is just आप ये समझो, we have a resistance here of 60 ohm and then we have potential difference across this V, which is equal to 24 volt.
ना ये जो कनेक्टिंग वायर जो लगा हुआ है ना, इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानना, यहाँ इसका रेजिस्टेंस नहीं एज्यूम करना। ओनली रेजिस्टेंस विच वी हैव टू कंसिडर इज जो अलग से ये 60 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है। ये क्या हो गया? सर्किट डायग्राम हो गया। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ये। अब करंट I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? V बाय आर। I इज इक्वल टू V बाय आर और 24/60 64 0.4 एम्पीयर। 0.4 एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से लिखते हैं। हम लोगों ने देखा है, पीछे पढ़ा भी था कि करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जो क्वेश्चन सर्किट वाले होंगे उसमें सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी होता है? यहाँ पे तो सर्किट डायग्राम का अभी है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ होगा सर्किट डायग्राम। मतलब अगर तुमको तुमसे बनवाना चाहेंगे तो वो लिखेंगे ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम बना हुआ है तो तुमको पहले बनाना चाहिए उस सर्किट डायग्राम को अपने कॉपी में और तब सॉल्व करना चाहिए। ओके सर। Advait, are you able to understand everything properly? Yes, sir, I can understand. I'm just noting it down. Yeah, please. लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes. Now please attempt these questions one by one, है ना? और आंसर्स मुझे नहीं बताने हैं, तुमको करने हैं। एक एक करके मैं पूछूंगा फिर जब आप अटेम्प्ट कर लो।
Sir, done. ठीक है, सर डन। थर्ड वाले का क्या है आंसर बताओ। सर 2.2 एम्पियर। सी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट्स। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो सिंपली ऐसे समझ के कि हम लोगों ने ये बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो यहाँ पे 220 वोल्ट से वोल्टेज 110 वोल्ट हुआ क्या मतलब हाफ हो गया। तो अगर ये हाफ हो जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, Half. ये हाफ हो जाएगा, हाफ होगा करंट तो कितना हो जाएगा 1.7 ampere. 1.7. 1.7. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. I'll write it in a proper way. So then current is directly proportional to voltage. So we'll have, या मैथमेटिकली इसको कहते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, तो I1 by I2 will be equal to V1 by V2. This implies I1 कितना है 3.4 और I2 हमें निकालना है, V1 कितना है 220 है और V2 कितना है 110 है। सो ये 110 टू टाइम्स कट गया, सो इससे आ जाएगा I2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I2 इज इक्वल टू 3.4 by 2 दैट इज 1.7 एम्पियर। अगर इसको वर्ड्स में लिखते तो ऐसे लिखते व्हेन वोल्टेज इज, ये याद होगा तुम लोग 9th क्लास में जो किए थे एक डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन वाला चैप्टर, याद है ना? तो वहां पे इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते थे, याद है? जब डायरेक्ट वेरिएशन होता था तो I1 by I2 इज V1 by V2, इस तरह का एक टेबल बनाते थे हम लोग, है ना? इफ यू कुड रिमेम्बर। सो दिस इज करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज हो जा रहा है हमारा 220 से 110, करंट 3.4 से मान लो x हो जाता है या फिर I2 हो जाता है जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, right? And then we used to solve it the same way we are doing. So when voltage is halved, the current will also get halved, right? तो उसको आप करके ये दिखा के ऐसे सॉल्व कर सकते। एक और तरीका है, मैं वो भी बताऊंगा, इसको लिख लो पहले फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने? Has everyone written this? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. So we can use unitary method also here. Yeah, same thing. So for 220 volt it is 3.4, so for 1 volt it will be 3.4 by 220, for 110 it will be 3.4 by 220 into 110. That can also be done. But I'll tell you a method which is physics वाला method. Mathematics के तो कई सारे method हो सकते हैं solve करने के, physics के देखते हैं कि और क्या हो सकता है।
यहाँ पे क्या है, देखो हमें करंट दे रखा है 3.4 एम्पियर और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन दे रखा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। सो वोल्टेज इज 220 डिवाइडेड बाय 3.4, राइट। डोंट सॉल्व इट अभी। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस R निकाल लिया। नाउ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ओनली। सी इफ इवन इफ यू चेंज द वोल्टेज, रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज। रेजिस्टेंस किन चार चीज पे डिपेंड कर रहा था? मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, एरिया ऑफ और टेम्परेचर पे। वोल्टेज पे तो डिपेंडेंट था नहीं रेजिस्टेंस, राइट। वोल्टेज चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज। सो दैट्स व्हाई नाउ in the next case, if I say R is equal to V dash upon I dash, हमें I dash निकालना है और रेजिस्टेंस हमें पता है। रेजिस्टेंस क्या है? 220 by 3.4 is equal to V dash is 110 by current I dash. So basically current I dash is 110 into 3.4 divided by 220, 1.7 ampere. Just a sec, बच्चों। हाँ जी बच्चों, ये आ गया समझ में आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक सेकंड। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200. So current I is equal to V upon R. So this is 220 by 1200, right? So if you calculate this, 220 divided by 1200. Sir, it will be 0.183 ampere. Yes, 0.183 ampere, right? Now, fifth one is how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. So current I is equal to, again, voltage by resistance. So 220 by 100, 2.2 is ampere. 2.2 ampere. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let us understand what is resistance. So resistance, as I said, पिछली क्लास में हम लोग बात भी कर रहे थे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? An obstruction offered to the flow of current by a conductor or wire is called its resistance. So what I said कि initially all these free electrons were moving in random direction. The moment we connect a battery or cell across this conductor, all these electrons, free electrons, start moving in a particular direction, in a straight direction, right? Now this movement of electron in one particular direction, what will happen? While moving, there will be collisions between the electron and the ions, positive ions, right? So the collision which is there between electron and positive ions, what it will do is that it will slow down the electrons. Now, if there was no collision, the time taken for a free electron to reach from one end to other end
that will increase because of the collisions. Now the electron will reach later as compared to when there was no collision at all. So that means the time of reaching an electron from one end to other end will increase. That means speed decreases. So speed of movement of electron decreases. That means the current decreases, right? So basically resistance होता क्यों है? Because of all this collision. Collision की वजह से जो movement है electron का, that is being resisted. That is being stopped. So or slowed down. So this slowing of the movement of free electron is basically known as resistance offered by the conductor. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So when a metal is formed, its atom lose electron from its outer orbit. A metal or conductor has large number of electrons and an equal number of fixed positive ions. The positive ions do not move while the electrons move almost freely inside the metal. These electrons are called free electrons. They move at random, colliding amongst themselves and with the positive ions in any direction as shown in the figure below. The net flow of electron in any direction is zero, so no current flows. So what happens basically, if you see this, so there are these free electrons. These free electrons are moving in random direction, let's say. Right? Because of the random movement, there is no net movement of electron happening. But the moment we connect a battery across it, right, or a cell across it, so let's say this has a positive terminal here, negative here, so you have positive and negative here. So what happens? All these electrons, they carry negative charge and they start moving towards the positive direction, right? So eventually kya hoga? All these electrons start moving in a particular direction, right? So they will all move in one direction only. While moving, there are ions here, positive ions here. So these electrons get collide with these positive ions, and then they will come to a stop or slow down. Then again it will accelerate and again start moving. But during this collision, during this process of collisions time and again, what will happen? The time taken by the electron to reach from one part to the other part will increase, and hence the resistance, we say that resistance offered by the conductor is that increase in the time because of these collisions. So these electrons are called free electrons. They move at random, colliding among themselves and with a positive ion in any direction as shown in the figure given below. The net flow of electrons in any direction is zero, so no current flows. Right. So if you can see, they were moving in random direction, so there was no current flowing. But when we attach a cell, so you can see that all these negative electrons, they are moving in one particular direction, but they come and get, these get collided with these positive ions. It will slow down, again accelerate, again move and get collided with another positive ion, and this process keeps on continuing. So more the number of collision, more is the resistance offered by the conductor. Clear, Abhicho? Yes, sir. So you can, I'll show you one diagram also, basically a GIF image also, which you will be able to understand properly. So see, all these free electrons were moving randomly, but the moment we switched on the battery here, if you switch on the battery here, it starts moving in a particular direction. So when you are switching it off, it is moving in random direction. The moment you switch on, these electrons move, in a particular direction.
and while moving they are getting collided with these positive ions. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now, so when the ends of a metal wire are connected to a cell or a source of current, that is when a potential difference is applied across the ends of a metal wire, the electrons inside it experiences a force in the direction from the end at negative potential towards the end at positive potential, due to which they begin to move as shown. Because electron has negative charge, it will get attracted towards the positive end of the conductor, and it will get repelled from the negative end of the conductor. Now, due to force, their speed increases, but during movement, what happens? They collide with the positive, fixed positive ions and lose some of their kinetic energy, due to which their speed decreases. So this lost energy heats the wire. है ना, तुम देखोगे कि रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में करेंगे. अगेन दिस इज द रीजन व्हाट हैपेंस कि कोलिजन होगा ना, कोई चीज को दो चीज को टकराओगे तो दोनों चीज हीट अप कर जाता है, अगर तुम नोटिस करोगे, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन, that energy which has been lost, the kinetic energy which has been lost, भाई दो चीज आया स्पीड से और टकराया, उसका स्पीड कम हो गया, तो एनर्जी, kinetic energy का लॉस हुआ. That we know that energy can neither be created nor destroyed. So the loss which has happened, what will happen to it? It will get converted into another form of energy, that is heat energy. So that's why these wires heat up. So this lost energy heats the wire. After the collision, they are again accelerated towards the positive potential due to the existing potential difference. So their speed again increases, and then again in collision with the positive ions, their speed decreases. And this process keeps on continuing. एक्सेलरेट करेगा, टकराएगा, स्पीड कम होगा, फिर से एक्सेलरेट करेगा, टकराएगा, स्पीड कम होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा. As a result, the electrons do not move in bulk with a continuously increasing speed, but there is a drift of electrons towards the positive terminal. Thus, a metal wire offers some resistance to the flow of electrons through it. So basically, you will never find electron moving in bulk. मतलब कि पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा एक बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा. ये हमेशा ड्रिफ्ट करेगा, ऐसे गया, टकराया, रुका, फिर से गया, टकराया, तो ऐसे ड्रिफ्ट कर करके जाएगा, ऐसे मूव करेगा, ड्रिफ्ट करेगा धीरे धीरे, राइट. यहाँ से स्टार्ट करके ड्रिफ्ट, टकराते हुए ड्रिफ्ट करता हुआ ऐसे जाएगा. इट विल नॉट मूव इन बल्क, ऐसे सू ऐसे करके नहीं जाएगा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, that electrons do not move in bulk, एकदम रॉकेट की तरह नहीं जाएगा. It will go again, slow down, again go further, slow down, again go further and slow down. That's how it will move. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So conductance से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. आज यहीं पे रुकेंगे, ठीक है. Okay, sir. जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. ओके. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you, sir. So take a break of 2-3 minutes. We'll start mathematics in 2-3 minutes. Okay.